गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 कक्षा 7 विज्ञान विषय। कक्षा 7 के विज्ञान विषय में हम लास्ट वीडियो में अध्ययन कर रहे थे चैप्टर यानी पाठ संख्या 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। छठे पाठ में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे और अपना पाठ कंप्लीट हो गया था। आज हम इस पाठ के करेंगे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में अपना पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्न परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करो। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, निम्न परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करो। यानी आपको पहचानना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर मैं कुछ परिवर्तनों के नाम लिख रहा हूँ, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है। पहला परिवर्तन है नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। देखिए ये रासायनिक परिवर्तन कैसे है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण आपने कक्षा 6 के अंतर्गत पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण है वो पौधों के भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। और पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, तो पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत जल और वायुमंडल से जड़ों द्वारा ग्रहण, पौधे के द्वारा जड़ के माध्यम से ग्रहण किया गया जल और वायुमंडल से ग्रहण किया गया कार्बन डाइऑक्साइड पर्णहरित की उपस्थिति में दोनों अभिक्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये जो रासायनिक क्रिया है, इस क्रिया के अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा परिवर्तन हुआ है, तो इस समीकरण को देखने से पता चल जाएगा हमें कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है या भौतिक परिवर्तन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसके अंतर्गत 6H2 + 6CO2 दोनों आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं। C6H12O6 + 6O2 प्लस ऊर्जा, इतनी चीजें बनती हैं और जिसकी उपस्थिति में पर्णहरित
प्रकाश और वर्णन की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो अब देखिए, दो जो आपस में क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, दोनों ने एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, ये भी नया पदार्थ है। तो पूर्ववर्ती पदार्थ से बनने वाला जो पदार्थ है वो पूर्णतः भिन्न है भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों। रासायनिक गुणों में भिन्न निश्चित रूप से है, क्योंकि ये जल था, ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, और ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च मंड बना, और ये ऑक्सीजन बना। इसका मतलब है ये जो परिवर्तन है वो पूर्ववर्ती पदार्थ से पूर्णतः रासायनिक गुणों में भिन्न है। तो यहाँ होने वाला जो परिवर्तन है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इससे हमें वर्गीकृत करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो इस क्रिया को यदि हम देखें तो ये क्रिया ऐसे संपन्न होती है, इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इस क्रिया में होने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, एक जल में शक्कर का घुलना। 2 नंबर है जल में शक्कर का घुलना। जल में जब शक्कर घोली जाती है, देखिए बीकर लेकर के उस जल में हम जब शक्कर घोलते हैं तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है। जैसे ही हम जल में शक्कर घोलेंगे तो शक्कर घोलने से वो जल के साथ है वो अभिक्रिया कर लेती है, और अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर देती है। अब हम जल से किसी भी क्रिया के माध्यम से पुनः शक्कर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी बनने वाला जो पदार्थ है वो नया पदार्थ है। इसलिए इसके अंदर भी कौन सा परिवर्तन होगा, इसका भी आंसर होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो भी कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो 2 मैंने आपको बता दी। तीसरा है कोयले का जलना। वर्गीकृत करना, आपको बांटना है कि कोयले के जलने में, कोयले के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है। कोयले का जलना यानी कोयले के जलने में कौन सा परिवर्तन होता है। तो कोयला जब जलता है तो हमें पता है कोयले के जलने से गैसें बनती हैं और ऐश यानी राख बनता है। तो दोनों ही पदार्थ हैं वो लगभग है वो रासायनिक गुणों में पूर्णतः क्या है, भिन्न है। इसलिए इसमें भी परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन। आंसर होगा अपना रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। 3 क्रियाएं मैंने आपको बताई है, प्रकाश संश्लेषण, शक्कर का जल में घुलना और कोयले का जलना। तीनों के अंतर्गत परिवर्तन है वो कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगली अपनी एक क्रिया है, वो क्रिया है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना 4 नंबर जो है मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती के जलने की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कुछ मात्रा में मोम पिघल करके यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है, हम देखते हैं। और कुछ मोम है वो क्या हो जाता है, जल करके गैसों में परिवर्तित हो जाता है। जल करके किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैसों में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ मोम तो वापस पुनः यहाँ मोमबत्ती जैसे जली तो कुछ मोम तो पुनः पिघल करके यहाँ इकट्ठा हो गया और कुछ मोम जल गया। इसका मतलब है कि गैसों में परिवर्तित हो गया, जल करके गैसों में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर पूर्ववर्ती पदार्थ भी बन रहा है, क्योंकि मोम बन रहा है, मोम ही जल रहा था, मोम ही बन रहा है। इसका मतलब पूर्ववर्ती पदार्थ भी बन रहा है और कुछ मोम जल करके नए पदार्थ यानी गैसों का निर्माण करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो होने वाले परिवर्तन हैं वो दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे, भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो इसका आपका आंसर होगा भौतिक एवं रासायनिक
दोनों परिवर्तन यहाँ पर संपन्न होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इस क्रिया के अंतर्गत यानी मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन संपन्न होते हैं। तो अब वर्गीकृत आप कर सकते हो इसको। हम मैं वो भौतिक परिवर्तन में भी लिखेंगे और रासायनिक परिवर्तन में भी लिखेंगे। क्लियर? अगला अगली अपनी एक क्रिया है एल्यूमीनियम को पतली पन्नी में बदलना। एल्यूमीनियम को पतली पन्नी में बदलना। जब एल्यूमीनियम को पीट करके पतली पन्नी में बदला जाता है तो एल्यूमीनियम को पीट करके पतली पन्नी में बदला गया है, यानी उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जबकि उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ जो संपन्न होने वाला परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन। यानी इसके अंतर्गत इस क्रिया में यानी एल्यूमिनियम को पीट करके पतली पन्नी में बदला जाता है तो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की पन्नी के एल्यूमिनियम के भौतिक गुण ही बदले हैं, रासायनिक गुण नहीं बदले हैं। कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। बनने वाला पदार्थ पूर्ववर्ती पदार्थ से पूर्णतः समान है। इट मीन्स यहाँ संपन्न होने वाला परिवर्तन है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। अगला है भोजन का पाचन। अगली क्रिया है अपना भोजन का पाचन। देखिए भोजन का पाचन कौन सी क्रिया है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? वर्गीकृत करना है, बांटना है कि भोजन के पाचन में कौन सी क्रिया होती है, भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपने को भोजन के पाचन के विषय में ज्ञान होना चाहिए कि भोजन के पाचन में क्या क्रिया होती है। भोजन जब पचता है तो क्या क्रिया होती है? भोजन का पाचन कैसे होता है? भोजन का पाचन यानी कक्षा 6 के अंतर्गत भी पढ़ा है और कक्षा 7 में भी एक पहले वाले चैप्टर में पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण, उसके अंतर्गत हमने वो एक पाचन के विषय में पढ़ा था कि पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं। पाचन है जटिल पदार्थों को सरल यौगिकों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जो पदार्थ भोजन के घटक जो हम ग्रहण करते हैं वो सरल यौगिकों में परिवर्तित होते हैं, उस क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की क्रिया के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? पाचन के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण करती है। ये क्रिया होती है, ये पाचन के अंतर्गत क्रिया होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, ये रासायनिक क्रिया है वो पाचन के अंदर होती है। यहाँ इस क्रिया के अंतर्गत पूर्ववर्ती पदार्थ कार्बोहाइड्रेट था और ऑक्सीजन थी, नए बनने वाले पदार्थ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। इट मीन्स बनने वाला उत्पाद जो है वो पूर्ववर्ती पदार्थ से पूर्णतः भिन्न है। इसका मतलब यहाँ जो संपन्न होने वाला परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन होगा? यहाँ संपन्न होने वाला परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका कि इस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो ये कुछ है वो आपके क्या थे, कुछ क्रियाएं थी। उन क्रियाओं को आपको वर्गीकृत करना था कि इन क्रियाओं में है वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। 6 क्रियाएं मैंने आपको बता दी स्पष्ट उदाहरण सहित। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी किताब का है, बताइए कैसे परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कैसे परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा प्रश्न संख्या 2।
बताइए कैसे परिवर्तन है। बताइए कैसे परिवर्तन है। तो पहला कौन सी क्रिया है? पहली क्रिया है आपके लकड़ी के गट्ठे के टुकड़ों को टुकड़ों में काटना। लकड़ी के गट्ठे को टुकड़ों में बांटना। लकड़ी का अपने पास गट्ठा है, उसकी बहुत सारी लकड़ियां हैं और उसको वो टुकड़ों में हम जब बांटते हैं, छोटे छोटे उसके अलग अलग कर लेते हैं, तो उस गट्ठे का निर्माण पुनः किया जा सकता है, पुनः गट्ठा बनाया जा सकता है। लकड़ी के टुकड़ों से पुनः गट्ठा बनाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा अपना भौतिक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न, दूसरी जो क्रिया है वो है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। मोम जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि हमने देखा था मोम पिघलता है तो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगली जो क्रिया है वो है पत्तियों से खाद बनाना। 3 नंबर क्रिया है पत्तियों से खाद बनाना। पत्तियों से खाद बनाना यानी खाद बनाई जाती है तो नया पदार्थ बनता है। इसका मतलब नए पदार्थ बनने में परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अगली जो क्रिया है वो है जस्ते पर जिंक का लेपन। जस्ते पर जिंक का लेपन। जस्ते पर जब जिंक का लेपन किया जाता है तो जस्ता और जिंक दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका मतलब यहाँ परिवर्तन कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगली क्रिया है वो अपनी है भाप का संघनन। भाप का संघनन। तो भाप का संघनन होता है तो क्रिया कौन सी होती है? संघनन यानी भाप का जल में बदलना। तो भाप का संघनन एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, रासायनिक परिवर्तन। ये भी भौतिक परिवर्तन होगा और ये भी भौतिक परिवर्तन। यानी जस्ते पर जिंक का लेपन किया गया है, जस्ते के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई गई है। इसका मतलब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुई है, नया पदार्थ नहीं बना है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन होगा। और भाप का संघनन हुआ है, सिर्फ भाप जल में परिवर्तित हुई है, जल से पुनः भाप बनाई जा सकती है। इसका मतलब यहाँ भी एक ऐसी क्रिया संपन्न हुई है, भौतिक परिवर्तन संपन्न हुआ है। यानी इन सभी सभी क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक भौतिक परिवर्तन संपन्न हुआ है। क्लियर? अब अगला जो प्रश्न है अपना कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूध या होना कैसा परिवर्तन है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी के साथ क्रिया करती है और एक नए पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है।
बिना भुजा हुआ चूना। इसका मतलब वो बिना भुजा हुआ चूने का निर्माण हो गया, नया पदार्थ बन गया। तो इस क्रिया के अंतर्गत भी परिवर्तन कौन सा होगा? परिवर्तन होगा रासायनिक। अगला आपकी किताब का प्रश्न है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसका अणुसूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला आपका प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तनों में कौन से गुण बदलते हैं? तो भौतिक परिवर्तनों में जो गुण बदलते हैं वो हैं बाह्य गुण बदलते हैं, यानी उसका आकार बदलता है, उसका स्वरूप बदलता है, उसका घनत्व बदलता है। आकार, स्वरूप, घनत्व, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब गुण है वो कैसे होते हैं? ये बदलते हैं। कब? जब भौतिक परिवर्तन होते हैं तब। ठीक है। अगला है नींबू के पानी में खाने का सोडा मिलाने पर बुलबुले वह गैस बनती है, कैसा परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला है क्या दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है? हाँ, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती जलती है तो कौन से परिवर्तन होते हैं? दोनों परिवर्तन होते हैं। पूरे एक चैप्टर में मैंने बता दिया, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। अगला लास्ट प्रश्न है आपका कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की क्रिया मैंने एक वीडियो के माध्यम से स्पष्ट भी की थी। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ कि एक बीकर के अंतर्गत जल लेकर के उसमें तनो सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके हम उसको हल्का सा गर्म करते हैं। उसके बाद उबलने पर उसमें वो कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं और विलयन डाल करके फिर उसको छान करके ठंडा करते हैं तो उसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वो कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको 10 प्रश्न जो आपके सारे अभ्यास प्रश्न थे कक्षा 7 की विज्ञान विषय के पाठ संख्या 6 के वो हल करवा दिए। अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेना, लिख लेना, और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। थैंक यू।